हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समूह 17 के बारे में पढ़ेंगे। तो चूँकि हम देख सकते हैं कि समूह 17 में 5 तत्व हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो समूह 17 को हैलोजन परिवार भी कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हैलोजन मीनिंग है उसका अर्थ होता है लवण का निर्माण करने वाला। और हम देखते हैं जितने भी समुद्री लवण होते हैं, तो समुद्री लवण में हम देख सकते हैं जैसे कि NaCl है। तो लवण में एक धनायन हिस्सा होता है, एक ऋणायन हिस्सा होता है। तो जो ऋणायन भाग होता है उसको हम देखते हैं कि वो प्रायः क्लोराइड आयन होते हैं, ब्रोमाइड आयन होते हैं या फिर आयोडाइड आयन होते हैं। मतलब जो समुद्री लवण के ऋणायन हिस्से होते हैं वो समूह 17 के तत्वों के ऋणायन होते हैं। तो इस कारण इन तत्वों को लवण का निर्माण करने वाला यानी हैलोजन कहा जाता है। अब हम समूह 17 के तत्वों के कुछ सामान्य लक्षण देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो तत्वों के बाहरी कोश का जो विन्यास होता है वो होता है NH2NP5 टाइप का। तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लीजिए फ्लोरीन को हम लेते हैं। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। तो इसका अगर आबाऊ नियम से विन्यास लिखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बाहरी कोश दूसरा है और दूसरे कोश का जो विन्यास है वो इसी टाइप का है। इसी प्रकार हम क्लोरीन का देख सकते हैं। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5 हो जाएगा। तो इस तरीके से 17 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो इसमें बाहरी कोश तीसरा है और तीसरे का विन्यास भी इसी टाइप का है। तो अन्य का भी हम विन्यास देखेंगे तो हमें बाहरी कोश का जो विन्यास होगा वो इसी टाइप का प्राप्त होगा। सेकंड है भौतिक अवस्था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 तत्व हैं, लेकिन जो 5वां तत्व है एस्टेनिन, ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। और रेडियो एक्टिव तत्व का अध्ययन रसायन के अंतर्गत बहुत अधिक नहीं करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इन 4 तत्वों का देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 तत्व हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनकी भौतिक अवस्था हम देखते हैं। तो प्रथम जो तत्व हैं ये सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा तत्व ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है और आयोडीन जो है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। थर्ड हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या। तो जब हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है, परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब आवर्त में बाएं से दाएं ओर जा रहे होंगे तो हम देखेंगे कि पहले की त्रिज्या और फिर दूसरे की त्रिज्या। तो यहाँ हम देख रहे हैं चूँकि त्रिज्या के मान में कमी आ रही है, इसलिए दूसरे की जो त्रिज्या होगी वो पहले से कम होगी। और फिर इसी प्रकार तीसरे की हम देखें तो वो दूसरे से भी कम होगी। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो 17वां समूह जो होगा उसकी त्रिज्या इन सभी से कम होगी। इसी प्रकार आगे हम देख रहे हैं कि चूँकि आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह ही हैं और जो 18वां समूह है वो अक्रिय गैस है, इसलिए इस समूह की त्रिज्या में कमी ना आके यहाँ पे वृद्धि होती है। तो जो 18 समूह की त्रिज्या होती है वो 17 समूह की त्रिज्या से अधिक होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो 17वां समूह है इसकी त्रिज्या इस पूरे आवर्त में सबसे छोटी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवर्त में हैलोजन की त्रिज्या सबसे कम होती है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो फ्लोरीन है वो दूसरे आवर्त में है, तो दूसरे आवर्त में सबसे छोटी त्रिज्या फ्लोरीन की ही होगी। क्लोरीन तीसरे आवर्त में है तो हम देख सकते हैं कि जो तीसरे आवर्त में सबसे छोटी त्रिज्या होगी वो क्लोरीन की ही होगी। तो इसी प्रकार अन्य तत्व भी अपने आवर्त के सबसे छोटे साइज के तत्व होंगे। अब हम समूह में देखते हैं, यानी हम समूह 17 में देखते हैं। तो चूँकि हम ऊपर से जब नीचे की ओर जाते हैं तो हम देख रहे हैं परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन होगा उसके बाद वाले तत्व की त्रिज्या उससे अधिक होगी, यानी क्लोरीन की त्रिज्या उससे अधिक होगी, उसके बाद उससे भी अधिक त्रिज्या का तत्व होगा। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम समूह में जिस प्रकार नीचे जा रहे हैं त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी। फोर्थ है आयनन ऊर्जा। तो इसका क्या अर्थ है पहले हम देख लेते हैं। तो यदि एक परमाणु है तो उसमें हम देख रहे हैं नाभिक होगा, उसके चारों ओर कक्षाएं होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो यदि हमें किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए
उस ऊर्जा को ही हम यहाँ पे आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो वृद्धि होगी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले की आयनन ऊर्जा से अधिक दूसरे की होगी, फिर दूसरे से भी अधिक आयनन ऊर्जा तीसरे की हो गई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं आयनन ऊर्जा का मान बढ़ रहा है और 17वां समूह आने तक आयनन ऊर्जा के मान में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो समूह 17 होता है, यानी जो हैलोजन होते हैं, उनकी आयनन ऊर्जा जो होती है वो बहुत ही अधिक होती है। अब यदि हम समूह में देखते हैं तो समूह में हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी आ रही है। तो चूँकि मान में कमी आ रही है तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आयनन ऊर्जा का मान घटता जाएगा। तो फ्लोरीन का सबसे अधिक होगा, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम और आयोडीन की जो आयनन ऊर्जा होगी उसका मान सबसे कम होगा। फिफ्थ है विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता में जो परिवर्तन होता है वो भी ऐसे ही होता है जैसे कि आयनन ऊर्जा में होता है, यानी जब हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में वृद्धि होगी, और जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आएगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो पहला समूह होगा उससे अधिक विद्युत ऋणात्मकता दूसरे समूह की होगी, तीसरे की उससे भी अधिक होगी, और इस प्रकार इसके मान में वृद्धि होती जाएगी। और जो 17वां समूह होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान बहुत ही अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हैलोजन होते हैं वो बहुत ही अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि जो 18वां समूह है जो इसके बाद भी आ रहा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता और अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन वो कम होती है। वो कम इसलिए होती है क्योंकि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, और जो 18वां समूह है इनका जो अष्टक है ये तो पहले से ही कंप्लीट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं क्योंकि इनके अष्टक पूरे हैं। तो इस तरीके से जो 18वां समूह है उनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 17वां समूह होगा वो ही सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हैलोजन होते हैं वो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। अब यदि हम समूह में देखें तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन के बाद जो क्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन से कम होगी, ब्रोमीन की उससे भी कम होगी, और आयोडीन की सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस साइड जाने पे विद्युत ऋणात्मकता के मान में वृद्धि हो रही है जबकि नीचे जाने पे कमी हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे तत्व होगा यानी जो फ्लोरीन तत्व है इसकी विद्युत ऋणात्मकता पूरे आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उनसे सबसे अधिक होती है। 6 है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। तो ये क्या है पहले से हम देख लेते हैं। तो यदि एक परमाणु में हमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को डालना है, एक इलेक्ट्रॉन डालने का मतलब है कि इसे का हमें ऋणायन बनाना है, परमाणु को ऋणावेशित करना है। तो यहाँ पे जब हम डालते हैं तो यहाँ पे कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, और जो ऊर्जा यहाँ से निकलती है उस ऊर्जा को ही हम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब आवर्त सारणी में हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इसके मान में कमी आती है। चूँकि समूह 17 में जो तत्व हैं उनके बाहरी कोश में हम जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। मतलब ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं और फिर उसके बाद अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। तो चूँकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण होते हैं तो ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, और इलेक्ट्रॉन जितने आसानी से ग्रहण किए जाएंगे ऊर्जा उतनी ही अधिक मात्रा में मुक्त होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हैलोजन होंगे वो बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा को मुक्त करेंगे। क्योंकि ये जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसी को हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कह रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हैलोजन के इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान सर्वाधिक होता है। अब हम समूह में देखें तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के मान में कमी आती है। तो फ्लोरीन के केस में कुछ अपवाद देखने को मिलता है, तो फ्लोरीन को छोड़ दे तो उसके बाद से हम देखें यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को देखें तो हम देखेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसके मान में कमी आनी चाहिए। तो हम देखेंगे क्लोरीन की अधिक होगी और ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन
लब्ध एंथैल्पी का मान कम होगा। आयोडीन का हम देखेंगे उससे भी कम होगा। लेकिन फ्लोरीन का हम देखते हैं, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्लोरीन से अधिक ना होकर क्लोरीन से कम होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका साइज बहुत छोटा होता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है इसका परमाणु क्रमांक है 9। तो इसका विन्यास हम तो ये हो जाएगा 2,7। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब यदि हमें इसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डालना होगा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइज इसका बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं और ये पास पास हैं। तो जब इसको हम अंदर डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डालना आसान नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं डाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त होगी उसका मान कम हो जाएगा। यानी मुक्त ऊर्जा, यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान होगा वो फ्लोरीन के केस में कम हो जाएगा। इसी कारण फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्लोरीन से कम होता है। 7th हम देखते हैं आधात्विक लक्षण। तो चूँकि हम जानते हैं कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुणों के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुणों के मान में वृद्धि होगी, लेकिन इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान इतना अधिक होता है, मतलब कि इनकी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो इतनी अधिक होती है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाते हैं, यानी धनायन नहीं बना पाएंगे, यानी इसमें धात्विक गुण नहीं होगा। इसलिए जो सभी ये हैलोजेंस होते हैं वो अधातु होते हैं। फिर भी हम देख सकते हैं कि जो समूह में नीचे के जो तत्व हैं यानी आयोडीन है उसमें अल्प धात्विक लक्षण होता है। तो आयोडीन अकेला है, इसमें थोड़ा सा बहुत धात्विक लक्षण होगा और शेष जो होंगे वो पूरी तरह से अधात्विक होंगे। 7th हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो समूह 17 के जो तत्व हैं वो -1 +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो फ्लोरीन है वो केवल -1 ऑक्सी अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इसका कारण ये है कि ये फ्लोरीन जो है वो बहुत ही अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और यदि ये आयनिक यौगिक बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इस तरीके से -1 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ प्रदर्शित होगी। और यदि सहसंयोजी यौगिक बनाता है तो इसके लिए हम देख सकते हैं, मान लीजिए कि इसका विन्यास अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p5 और इसका अगर हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरें तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा। एस ऑर्बिटल में एक ही, एस उपकोश में केवल एक ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं और पी उपकोश में 3 ऑर्बिटल, तो इस तरीके से हम 5 इलेक्ट्रॉन को भर दिए हैं। अब हम देख रहे हैं कि यह सहसंयोजी यौगिक बना रहा है तो यहाँ पे केवल एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये केवल एक इलेक्ट्रॉन की ही साझेदारी यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं चूँकि फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये इस केस में भी ये -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करेगा। अगर कोई तत्व दूसरे तत्व से संयोग कर रहा है और वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर जिस तत्व संयोग कर रहा है इस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अगर अधिक है दूसरे तत्व से, तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी यानी ऑक्सीडेशन जो इसका स्टेट होगा वो माइनस में होगा, और अगर इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होगा तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो प्लस में होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चूँकि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो ये हमेशा एक कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से ही संयोग करेगा। तो यानी जो दूसरा तत्व होगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में होगी और फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो माइनस में होगी। इसी कारण फ्लोरीन जो है हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित कर सकता है, ये +1 नहीं दिखा सकता है। अब यदि हम समूह में जो नीचे के तत्व हैं उनको देखें तो जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन को देख रहे हैं, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसका विन्यास हम लिखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि s उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p उपकोश में 3 ऑर्बिटल हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनों को भर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं चूँकि ये तीसरा कोष है और तीसरे कोष में डी ऑर्बिटल भी होता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक रिक्त डी ऑर्बिटल यानी 3d होगा जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे अगर अब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजक बंध बनेगा तो ये -1 या +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है। अगर ये कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करेगा यानी अगर क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता दूसरे तत्व से अधिक है
तो ये -1 दिखाएगा। और अगर क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता दूसरे तत्व जिससे वो संयोग कर रहा है उससे कम है तो इसका विद्युत ऋणात्मकता कम होने पे ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था इस स्थिति में दिखाएगा। अब क्लोरीन की हम प्रथम उत्तेजित अवस्था देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पी उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे डी उपकोष में चला जाता है। तो इस तरीके से पी उपकोष में 4 और डी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनों को भर लेते हैं। तो एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और डी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अन्य 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करें। इस कारण क्लोरीन यहाँ पे +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। तो ये प्लस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये क्लोरीन जो है हमेशा जब अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है तभी इस प्रकार की साझेदारी कर पाता है। अब हम क्लोरीन की द्वितीय उत्तेजित अवस्था देखते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो पी उपकोष का एक और इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में चला जाता है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यदि हम कोष में इलेक्ट्रॉन को भरें तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों अयुग्मित, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकते हैं। इस कारण यहाँ पे अब ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएंगे। और प्लस इसलिए दिखाएंगे क्योंकि ये इस प्रकार की साझेदारी हमेशा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करने पर ही दिखा सकते हैं। क्योंकि ये इस प्रकार की साझेदारी केवल तभी कर सकते हैं जब क्लोरीन अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग कर रहा हो। अब हम क्लोरीन की तृतीय उत्तेजित अवस्था देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एस उपकोष का भी 1 इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में चला जाता है। तो इससे एस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और डी में 3 हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि क्लोरीन के पास इस उत्तेजित अवस्था में कुल 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। यानी अब ये 7 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा और यहाँ पे अब +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो समूह 17 के तत्व हैं वो -1, +1, +3 और +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।